हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आपको थंबनेल दिख ही रहा है कि आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि हमारे संबंध श्रीलंका से कैसे हैं, श्रीलंका की कैपिटल और करेंसी क्या है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है और साथ में इस समय पर वहां क्या स्थिति है। साथ ही साथ जानेंगे कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो हमें बताया जाता है कि लंका में ही जो लंका थी हमारी रावण की, वो लंका आज कैसी दिखती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और साथ में जानेंगे कि LTTE क्या था, इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और यह मामला क्या था, जो जाफना तमिल इलम जो मामला था, इसे भी हम इसे बारीकी से समझेंगे। ये जो सीरीज हमारी जो वर्ल्ड मैप की चल रही है, इस सीरीज को आपका बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर और अच्छा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम एशिया का मैप दिखा देते हैं। इस एशिया के मैप में श्रीलंका जो दिख रहा है वो बहुत ही छोटा सा आंसू जैसा एक देश दिख रहा है। श्रीलंका जो दिख रहा है वो ग्रीन कलर में यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। एक बार इस श्रीलंका को वापस हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि श्रीलंका कैसा दिखता है। एक बार जूम कर लेते हैं, ये हमारा श्रीलंका है। एक बार इसकी लोकेशन आप देखिएगा, कहां पर लोकेशन है हमारा। ये रहा इंडिया। इंडिया के जस्ट नीचे यह कंट्री स्थित है और यह कंट्री हिंद महासागर का हिस्सा है। यह हमारा श्रीलंका है। अब इसी श्रीलंका के बारे में हमें बात करनी है, तो बता दें कि इस श्रीलंका का मैप कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, इस मैप में अगर आप सबसे ऊपर का हिस्सा देखें तो उसे हम जाफना कहते हैं। बाकी इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति को भी समझेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इसकी कैपिटल क्या है। तो कैपिटल जाने तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम। लेकिन अगर आपको हम इसकी कैपिटल का इतिहास बताएं तो बहुत समय पहले इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो कैडी हुआ करती थी। जगह का नाम था कैडी, लेकिन बाद में इसकी कैपिटल कोलंबो बनाई गई और इस समय पर श्री जयवर्धनपुरम इसकी कैपिटल है। हालांकि हम प्रशासनिक राजधानी की अगर बात करें तो फिलहाल अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कि प्रशासनिक राजधानी क्या है। देखिएगा, करेंसी अगर कहें तो श्रीलंकन रुपया इसकी करेंसी है। बहुत ही बेसिक दोनों बातें हैं, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनपुरम है। हालांकि शुरुआत में इसकी कैपिटल कैडी हुआ करती थी। एक बात और बता दें कि राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोटे इस समय पर आपकी जो है लेजिस्लेटिव आपकी कैपिटल है, यानी विधायी कैपिटल है। लेकिन कोलंबो जो है वो आज भी प्रशासनिक यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों के लिए कैपिटल मानी जाती है। बट हमारी मेजर जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरम है, जो कि लेजिस्लेटिव से संबंधित है। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं भाई। सबसे बड़ा जो नगर है वो कोलंबो है और इसकी जो भाषाएं चलती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं वो दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक है सिंहली और एक है तमिल। दोनों ही भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो सिंहली और तमिल आप याद रखेंगे। अब कुछ और बातें, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, इसीलिए अगर आप कभी भी मैप देखें तो उस मैप में छोटा सा बिल्कुल मोती के जैसे दिखता हुआ आपको नजर आएगा, इसीलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी राजधानी जैसा कि हमने अभी बता दिया आपको, इसकी राजधानी पहले कैडी थी, बाद में कोलंबो और फिलहाल श्री जयवर्धनपुरम है। लेजिस्लेटिव इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनपुरम है। आगे बात करते हैं भाई महत्वपूर्ण कि अगर हम कहें कि यह अंग्रेजों का गुलाम रहा है, जी हां, यह अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन यह डोमिनियन स्टेट जो बनता है वो 4 फरवरी 1948 को बनता है। डोमिनियन का मतलब होता है कि हम आपके अंडर में ही शासन करते रहेंगे।
तो यानी श्रीलंका जो है वो डोमिनियन स्टेट बन जाता है और डोमिनियन स्टेट बन करके वहां की रानी के अंडर में यहीं के यानी श्रीलंका के लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते रहते हैं। यानी यहां का आंतरिक मामला केवल और केवल यहीं के लोग देखेंगे, लेकिन इनकी रानी फिर भी कौन रहेगी? वो आपकी विक्टोरिया रहेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहां की रानी जो अंग्रेजी शासन चला करता था, वहीं के लोग वहां की वो रहेंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें कि इससे पूरी तरीके से जो स्वतंत्रता मिली, यानी जब ये गणराज्य बनता है तो वो बनेगा 22 मई 1972 को। ठीक है, 22 मई 1972 को। अब जो रानी हुआ करती थी, इन सभी की सबसे बड़ी लीडर जो कि ब्रिटेन की हुआ करती थी, अब उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। यहां से ये बन जाता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे इस राज्य पर अब किसी बाहरी किसी देश का या राज्य का कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है, ये मतलब होता है। तो वैसे अगर पूछेगा एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि 4 फरवरी 1948 आपको आंसर करना है, लेकिन अगर गणराज्य पूछेगा तो आप 22 मई 1972 इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, इससे पहले अगर देखें तो आज की डेट में तो इसे श्रीलंका कहा जाता है, लेकिन कुछ समय पहले 1972 से पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। यानी इस श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है। लेकिन यह जो नाम है 1972 में इसका नाम कर दिया गया लंका। जब यह गणराज्य बना तब इसका नाम हो गया लंका, लेकिन बाद में 1976 के आसपास 1978 में जाकर के 72 में बनता है इसका नाम लंका, लेकिन बाद में 1978 में इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है, सम्मान सूचक शब्द लगाकर श्री और श्रीलंका कर दिया जाता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। पहले इसका नाम सिलोन था, बाद में 1972 में इसका नाम लंका किया गया, 1978 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया श्रीलंका। बात आपको याद रहेगी। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गई है और बहुत आसान भी है। अगर हम कहें कि हमारे भारत के लास्ट पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, तो ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 31 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बात करें कि राष्ट्रगान कौन सा है, तो श्रीलंका माता, जैसे हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, उसी प्रकार इनका जो है वो शुरू होता है श्रीलंका माता से। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि हमारे जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका में राज्य कितने हैं, जैसा कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में केवल और केवल 9 राज्य हैं। उन्हीं 9 राज्यों को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहां से प्रश्न आपसे पूछ ले। नंबर 1, केंद्रीय। केंद्रीय एक राज्य है जिसकी कैपिटल कैडी है, यानी महनवर है। जगह पड़ती है, एग्जैक्ट जगह जो है वो महनवर है, जो कैडी पड़ती है। इसमें कुछ जिले हमने यहां पर लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो जिलों को अवॉइड कर सकते हैं, बस राज्य आप याद कर सकते हैं। एक राज्य केंद्रीय है, दूसरा राज्य उत्तरी मध्य है। उत्तरी मध्य, ये आपको जो पीले कलर में दिख रहा है, ये हमारा उत्तरी मध्य है, और इसकी जो कैपिटल है वो अनुराधापुर है। आगे बात करते हैं। तीसरा याद रखेंगे उत्तरी है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है सबसे उत्तरी, ये उत्तरी है, और इसकी जो कैपिटल है वो जाफना है। देखिएगा, जाफना बड़ा ही महत्वपूर्ण एक जगह है। इसी जाफना से बहुत कुछ संबंधित है, बताएंगे आपको। आप चाहें तो इनके जिले भी आप अवॉइड कर सकते हैं, बट आप इसका राज्य तो याद रखिएगा। एक राज्य हमारा पूर्वी, ये जो आपको राज्य यहां पर दिख रहा है इसे हम पूर्वी राज्य कहते हैं, और त्रिकोणमाली इसकी कैपिटल है। अगली बात करें तो उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिम जो है ये कुर्नेगल इसकी कैपिटल है। ये एक राज्य है जो कि 5वां राज्य बनता है। छठा राज्य देखें तो दक्षिणी है, जो कि सबसे आपको दक्षिण में दिख ही रहा है, ये सबसे आखिरी है। दक्षिणी मतलब दक्षिण में आखिरी है। आगे इसकी राजधानी गाल है, याद रखिएगा। उवा, एक आपका उवा जो दिख रहा है, वो ये कलर जो आपको दिख रहा है ये हमारा उवा है, और उवा की है बदुल्लू। बदुल्लू इसकी हमारी कैपिटल है। आगे बात करें 8वां जो है वो सबरमुगव है।
समरमुगब जो है आपको ये दिख रहा है, ये हमारा समरमुगब है, जो कि रतनपुर इसकी कैपिटल है। आगे नवा है, नवा हमारा पश्चिमी है, ये आपको दिख ही रहा है पश्चिमी ये वाला, और इसकी है कोलंबो, तो कोलंबो इसकी राजधानी है। तो यहां पर हमने बात कर ली है कि 9 हमारे राज्य हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जातीय समूह यानी जाति कौन कौन सी रहती हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ जी, वर्ल्ड मैप से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा उसी सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि जातियों में अगर बात करें तो 74% जो जाति है वो सिंहली है, सिंहली जाति है 74%। दूसरे नंबर पर मूर जाति है 7.5% है, और बाकी तीसरे नंबर पर जो है वो तमिल है 18%। अभी आगे चलकर के मुद्दा आपको बताएंगे कि सिंहली या और तमिल का मुद्दा क्या है। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा सिंहली है, दूसरे नंबर पर मूर है। आगे बात करते हैं कि यहां पर हम अगर ये देखें कि इस समय जो धर्म है वो सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो जो येलो कलर में हमने आपको दिखाया है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म 70% है। आप जानते हैं कि चंड अशोक के जो 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे, और वो दोनों बच्चे जो थे वो संघमित्रा और महेंद्र, ये दोनों बच्चे चले गए थे श्रीलंका और वहां से कभी वापस नहीं आए। किस लिए गए थे? वो गए थे अशोक के दोनों बच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। इसीलिए श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व दिखता है वो बौद्ध धर्म का दिखता है, 70% आबादी है। हिंदुइज्म की बात करें तो केवल 12.6% वहां पर हिंदू हैं, और कुछ मुस्लिम्स भी हैं 9.7%, और कुछ चूंकि अंग्रेजों का शासन वहां रहा ही है तो क्रिश्चियन भी हैं 7.4%। ठीक है, बहुत जरूरी इसमें पॉइंट क्या क्या है, सिंहली और तमिल पहला और दूसरा, और तीसरा है बौद्धिज्म, यानी यहां का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस देश की सबसे बड़ी नदी, जैसे अगर हमारे भारत में अगर पूछ लेता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप जवाब देंगे गंगा, 2525 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस है। उसी प्रकार श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावली गंगा। याद रखिएगा महावली गंगा की जो डिस्टेंस है वो 335 किलोमीटर है। ये वहां की प्रमुख नदी है। हमारे यहां की गंगा है, लेकिन श्रीलंका की महावली गंगा है। याद रखिएगा, ये हमने आपको यहां पर महावली गंगा का एक तंत्र दिखाने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि जो नदी का तंत्र होता है, यह जहां जहां इसकी शाखाएं जाती हैं वहां तंत्र बनता है, और वहां पर जो उगाई यानी पैसा जो आपका फल हो, ये एग्रीकल्चर जो होता है, कृषि होती है, वो बहुत ही ठीक ठाक हो जाती है। आगे बात करते हैं और प्रमुख बातें, जैसे यहां पर जो सबसे प्रमुख बात है वो याद रखने लायक है कि दुनिया में सबसे पहली महिला ऐसी जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी हो, तो उसके लिए रिकॉर्ड बनता है हमारी श्रीलंका की पहली महिला, जो कि पूरे विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आप जानते हैं कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी बनी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, लेकिन अगर श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका की पहली महिला, अपितु पूरे विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी उनका नाम था सिरिमावो भंडारनायके। सिरिमावो भंडारनायके का आप फोटो देख रहे हैं। 1960 के आम चुनाव में ये बनती हैं कौन? प्रधानमंत्री। बट एक बात याद रखेंगे कि ये एक डोमिनियन स्टेट था उस टाइम पर, यानी इन्हें प्रभुत्व जो मानना पड़ता था वो अंग्रेजों का ही मानना पड़ता था, यानी रानी जो करती थी वो सबसे बड़ी यहां पर रानी हुआ करती थी, और बाकी ये प्रधानमंत्री बनी। तो आप याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे पहली ऐसी कौन महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी, तो वो है सिरिमावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की बनी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि इस श्रीलंका में प्रमुख बातें क्या क्या हैं, जैसे यहां पर जो आपको ये एक श्रीलंका में यहां पर एक जगह पड़ती है, उस जगह को कहा जाता है कि यह सिगरिया जगह है। ये जगह है सिगरिया, और सिगरिया का महल यहां पर कहा जाता है। पॉइंट हमने आपको बता दिया है, यहां पर है सिगरिया का महल।
और श्रीलंका में यह सिगिरिया का जो महल पड़ता है, इसके बारे में अन्य अन्य बहुत प्रकार की बातें होती हैं। और वो क्या बातें होती हैं तो देखिएगा, इसका जो मध्य प्रांत है उसी में यह सिगिरिया का महल पड़ता है। लेकिन बातें क्या है कि यह जो महल है, कहा जाता है कि जो रावण था, रावण की जो लंका थी वो दरअसल आज ये महल जो है यही लंका थी। अभी आपको वो लंका दिखाएंगे भी कि आज वो लंका कैसी दिखती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां पर जो सिगिरिया का महल है, लोग आज भी इसे देखने जाते हैं। कहा जाता है कि यह एक पहाड़ी पर स्थित एक महल आज भी बना हुआ है। जो हमारी हिंदू मान्यता है उनके अनुसार यही वो जगह थी जहां पर सीता माता को कैद करके रखा गया, जो कि ये जगह वही है जो रावण की सोने की लंका थी। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि श्रीलंका की 8 विश्व धरोहर, जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, उनमें शामिल है ये। आप भी जानते हैं कि हमारे भारत में फिलहाल बहुत सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर आप रेगुलर हमारी करंट अफेयर की क्लास करते होंगे तो आप इस बात का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे कि इस समय पर हमारे भारत में यूनेस्को के द्वारा कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई हैं। आप, मुझे लगता है, आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एट प्रेजेंट, फिलहाल कितनी है ये आपको बताना है, नंबर्स। अगर बात करें श्रीलंका में केवल 8 ही हैं। उन 8 में ये सिगिरिया का जो महल है ये आपका उसमें शामिल है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है। देखिएगा, अगर कहें कि हमारे यहां पर जो 7 अजूबे हैं वो 7 अजूबे हैं, लेकिन यूनेस्को के अनुसार ये 8वां अजूबा माना जाता है। मान्यता यह भी है कि रामायण काल में वही सोने की लंका थी ये, जो जिस पर रावण राज किया करता था। अब वक्त आ गया है आपको ये सिगिरिया का महल दिखा दें कि सिगिरिया का महल कैसा दिखता है। तो एक बार देख लीजिए, ये एक पहाड़ी सी दिखती है सिगिरिया के महल की। ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये महल है और ये पहाड़ी है, इस पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पर्यटक इस पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। और दिखा देते हैं आपको, ये सिगिरिया का महल आपको दिख रहा है। यहां पर हमने ऊपर ये आपको जो दिखाया है, यहां से रास्ता जाता है इधर कॉर्नर से। अभी रास्ता भी आपको दिखाएंगे। ये जो लेफ्ट में आप कॉर्नर देख रहे हैं, यहां से रास्ता है, आप इस पर चढ़ करके ऊपर जा सकते हैं। घूमने बहुत से लोग जाते हैं। ये रास्ता है यहां से, ये सिगिरिया है। आप यहां पर ये जलकुंड भी देख रहे हैं, ये वही लंका बताई जाती है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ऐसा भी आप जानते ही। यहां पर आप देखिएगा, ये लोग यहां से जो चढ़ के जा रहे हैं ये उसी महल पर जा रहे हैं, तो यहां से ये रास्ता जाता हुआ आपको दिख ही रहा है। और देखिएगा, ये रास्ता भी है, यही रास्ता वो है जो चढ़ते हुए आपको दिख रहा है। हम आपको जो यहां पर जो कलेक्शन आपके लिए करते हैं वो कारण है कि आप इसे बहुत अच्छे से फील कर पाए, चीजें आपको बहुत आसानी से याद तो भी हो जाएंगी, इसलिए ये आपको पिक्चर यहां पर दिख ही रहा है। ये सिगिरिया, ये रास्ता आप जो अभी हमने आपको रास्ता दिखाया, ये रास्ता है यहां से ऊपर जाने। ठीक है, ये सिगिरिया है भाई। सिगिरिया का महल आपने देख लिया है। सिगिरिया का महल ही कहा जाता है कि आसमान को चूमता हुआ एक महल है, जिसे कहा जाता है कि भाई ये रावण का महल हुआ करता था। चलिएगा, अब हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और वो क्या, क्योंकि आपको सारा मैटर समझाना है कि आखिरकार क्या वजह थी जो कि तमिल इलम समस्या बनी, उसके बारे में आएंगे। पहले आपको बता दें, आप सब ये जानते हैं कि दुनिया में अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसका समय आपको बताएं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ है फर्स्ट, वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक 1914 में स्टार्ट हुआ, 18 में जाकर के समाप्त होता है। वर्साई की संधि से इसकी समाप्ति हो जाती है। ये तो होता है आपका पहला विश्व युद्ध। ओके, इसके बाद दूसरा जो विश्व युद्ध शुरू होता है वो फिर होता है 1939 में शुरू होता है और 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बॉम्ब गिरा दिया जाता है 6 अगस्त 1945 को। इस बॉम्ब का जो नाम था वो नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, ये गिराया जाता है जापान के हिरोशिमा पर। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन बॉम्ब गिरा दिया जाता है। इस प्रकार ये बॉम्ब गिरने के बाद ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है।
दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन इस अगर दुनिया में आप देखें तो दो ही देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने ग्रुपबाजी करवा रखी है। एक कंट्री है हमारा इधर, एक कंट्री हमारा ये वाला आपका अमेरिका। ये अमेरिका जो है ये एक कंट्री है, जस्ट अ मिनट, यहां पर अमेरिका एक कंट्री है और इधर आप देखें तो ये दूसरा आपका यूएस, यस आपका रूस जो है, रसिया, ये दूसरा कंट्री है। इन्हीं दो कंट्रियों में इन्हीं के विस्तार को रोकने पर ये दो गुट बने। एक गुट बना अमेरिका और एक गुट बना रशिया। आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में आज भी कंपटीशन रखते हैं। आपने नाम सुना होगा नाटो का। नाटो भी जो संस्था बनाई गई थी वो रूस की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए बनाई गई थी और नाटो की वजह से ही रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई। आप जानते हैं कि नाटो का सदस्य हमारा ना तो भारत है और ना ही रूस है। बट आपको कहानी यहां पर समझनी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि 1945 के बाद एक लड़ाई और शुरू हुई और ये लड़ाई ऐसी नहीं थी कि इसमें गोलियां चले। ये लड़ाई थी जिसे हम कहते हैं शीत वार यानी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में आमने सामने से ये नहीं लड़ते हैं, ये लड़ते हैं किन्हीं औरों के लिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारा भारत अमेरिका की तरफ हो जाए तो उस समय की बता रहे हैं, अमेरिका की तरफ हो जाए तो रशिया भारत को पीट देगा और अगर श्रीलंका रूस की तरफ हो जाए तो अमेरिका श्रीलंका को पीट देगा। कुछ इस प्रकार का है। लेकिन आमने सामने से कभी भी अमेरिका और रूस दोनों कभी आमने सामने नहीं आते हैं। यही है आपका कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर जो चलता है वो 1945 से शुरू होता है और 1991 तक चलता है। आप जानते हैं 1991 में रूस जो है वो 15 देशों में टूट गया, जिसे हम सोवियत संघ रूस कहा करते थे। आज की डेट में वो रूस है। तो यह जो टूटता है वो 1991 में 15 देशों में टूट जाता है। तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है इसमें ये दोनों लोग, ये दोनों देश एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं, लेकिन जो एक की तरफ होगा दूसरा वाला उस पर प्रहार करेगा और इन्हीं की वजह से पूरे विश्व में आतंकवाद इन्हीं की वजह से है। बल्कि हम कहें कि अमेरिका इसमें ज्यादा शातिर है, बल्कि दोनों ही शातिर हैं, बट अमेरिका ज्यादा है। तो पूरे विश्व में चाहे आतंकवादी संगठन हो, किसी देश में हथियारों की सप्लाई हो, यही अमेरिका और यही रूस करते हैं। आमने सामने से ये कभी नहीं लड़ते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर हम कहें कि जो अमेरिका है वो कहता है कि जो देश मेरी तरफ होंगे वो देश कहलाएंगे पहली दुनिया के देश। यहां पर जस्ट अ मिनट, अभी एक, हाँ जी, जो अगर कहता है अमेरिका, जो अमेरिका की तरफ होगा उसको हम कहेंगे पहली दुनिया के देश। तो पहली दुनिया के देश यानी फर्स्ट दुनिया, यहां पर ये बनेंगे फर्स्ट दुनिया के देश। और जो रूस की तरफ होंगे वो बन जाएंगे सेकंड दुनिया के देश। लेकिन समस्या वही है कि जो सेकंड दुनिया में जाएगा, कोई भी देश अगर रूस की तरफ जाएगा तो दुश्मन बन जाएगा यूएसए का, और अगर कोई पहली दुनिया में जाएगा तो दुश्मन बन जाएगा रूस का। ऐसा है, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो भारत है इसने अपना दिमाग लगाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक इनसे कह दिया कि भैया अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो ये पीटेगा, अगर वो उसकी तरफ जाएंगे तो ये पीटेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम इन दोनों में से किसी की तरफ नहीं रहेंगे। इसीलिए एक और बनी जिसको बोलते हैं तीसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया में हमारा भारत था। यानी हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं है। इसे हम दक्षिणी दुनिया के नाम से भी जानते हैं और तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने तीसरी दुनिया में जाकर यानी तीसरी दुनिया का देश बनकर घोषित किया, जिसमें नंबर 1 आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी भारत की तरफ से इन्होंने सबसे पहले यह डिमांड रखी कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं रखेंगे। दूसरा, इंडोनेशिया के एक उस समय पर एक वो रहा करते थे अहमद, जिनका नाम था, इंडोनेशिया की तरफ से दूसरा देश। तीसरा देश जो है वो यूगोस्लाविया, यहां का नाम था, उनका नाम था हेड का मार्शल टीटो। मार्शल टीटो जो कि यूगोस्लाविया के आपके चीफ हैं। इसके बाद अगर कहें तो चौथे नंबर पर एक और देश है इजिप्ट यानी मिस्र, और मिस्र के राजा कर्नल नासिर।
कर्नल नासिर। ये कर्नल नासिर और इन चारों ने मिलकर के एक अलायंस बनाई। अलायंस का मतलब है कि वो अलायंस जो ये बताती है, जो ये कहती है कि ना ही हम रूस की तरफ हैं और ना ही हम अमेरिका की तरफ हैं। सेफ रहने के लिए बहुत ही अच्छा कदम इन लोगों ने उठाया और यहां पर जो इन्होंने बनाया उसका नाम रखा गया NAM, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, और ये बनाया गया 1961 में, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यानी हमारा देश इनमें से किसी की तरफ नहीं है। कोल्ड वॉर चल रहा है आज भी, अभी भी कोल्ड वॉर ही है, कोल्ड वॉर की स्थिति ही बनी हुई है। बट हम आगे समझते हैं भाई, यहां से आगे और बातें आपको ये समझनी है कि भाई ऊपर जो रूस का ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊंचाई पर ज्यादा है, मतलब कि हमारी जो विषुवत रेखा है उससे काफी ऊपर है। तो यहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, यहां पर बर्फ जम जाती है और बर्फ जम जाने के कारण एयरफोर्स काम नहीं कर पाती, थल सेना काम नहीं कर पाती। ये इत्तेफाक है कि वहां पर मौसम ऐसा हो जाता है, लेकिन यहां मौसम ऐसा हो गया। अब अमेरिका चूंकि इस पर आक्रमण अगर करेगा तो इधर से कर सकता है, दूसरा आक्रमण अगर करेगा तो इधर से भी कर सकता है, ये भी एक रास्ता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत घुमावदार ये रास्ता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो रूस के पास में भी यहां पर उसकी जो थल सेना है वो काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर बर्फ जम चुकी है। साथ ही साथ यहां पर एयरफोर्स भी काम नहीं कर सकती, यहां पर नौसेना भी कैसे काम करेगी, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब यहां से इनसिक्योर है ये। अच्छा, ये वाला जो अमेरिका है, ये आपका एक रास्ता ये है। अब दूसरा रास्ता कि इस रूस को आप किधर से घेरेंगे, तो अमेरिका चाहता है कि इधर से अगर घेरते हैं तो अगर इधर से हम ये पता कर लें कि अगर हम पर आक्रमण करेगा, यानी रूस अगर हम पर आक्रमण करेगा यानी यूएसए पर, तो इधर से तो करने वाला है नहीं, लेकिन इधर से तो रास्ता है ना, पानी के रास्ते होते हुए वो यहां पर हम पर आक्रमण कर सकता है। तो इसीलिए वो सोचता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अगर मान लीजिए इधर से रूस हम पर आक्रमण करने आता है तो एयरफोर्स से तो आने वाला है नहीं, अब पानी का सहायता लेगा, मतलब यहां पर नेवी काम करेगी। ऐसी कभी भी सिचुएशन यदि होती है तो नेवी सबसे ज्यादा परफेक्ट काम करती है, एयरफोर्स और थल सेना नहीं कर पाती है, क्योंकि एयरफोर्स भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर स्टेंट उनको चाहिए और नियर बाई है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो एयरफोर्स बहुत अच्छा काम करती है, बढ़त देने के लिए काम बहुत अच्छा करती है। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं नेवी बहुत दूर की लड़ाइयां नेवी ही करती है। तो अगर नेवी के कुछ ऑफिसर्स या कुछ जहाज यहां से आएंगे तो यहां से होते हुए भी यहां आक्रमण कर सकते हैं। तो अमेरिका सोचता है कि अगर मुझे यहां पर ऐसी कोई जगह मिल जाए कि इनके कितने जहाज गुजरे, कितना आक्रमण ये करना चाहते हैं, तो हम इसको रास्ते में ही घेर सकते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन हम अमेरिका को दे देंगे और अमेरिका इसे रास्ते में यहीं पर घेर लेगा और हम पर आक्रमण हो नहीं पाएगा, हम यहीं मार गिराएंगे। तो ये रास्ता, क्योंकि रास्ता बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से इस रूस के आने की संभावना है, इसीलिए वो जगह ढूंढता है और ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर उसे ऐसा ठिकाना मिल सके जहां से वो इस रूस पर नजर रख सके। बात समझ पा रहे हैं? तो उसने सोचा कि इनमें से कौन सा ऐसा देश हो सकता है, तो उसे मिल जाता है श्रीलंका। और श्रीलंका में जाकर के बात करता है अमेरिका और कहता है आप अपनी कुछ जगह हमें दे दो, यहां पर हम कुछ रेडियो ऑपरेटर्स लगाएंगे, मतलब रेडियो के कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ स्टेशन लगाएंगे, रेडियो स्टेशन लगाएंगे, और कुछ यहां पर हम अपने एयरबेस बनाएंगे। एयरबेस अगर आप बनवा देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं, तो हम आपको ये फायदा देंगे कि वो फायदा देंगे। श्रीलंका इनके इन टर्म एंड कंडीशंस को मान लेता है, लेकिन श्रीलंका नहीं जानता कि श्रीलंका को ये नहीं पता है दरअसल उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये उसको नहीं पता है। तो यहां पर एक बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह, और हम्बनटोटा बंदरगाह को दे देता है अमेरिका। बात समझ में आ रही है? अमेरिका को दे देता है श्रीलंका, याद रखिएगा अमेरिका को श्रीलंका दे देता है। ओके, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर अमेरिका पहुंच करके रूस पर नजर रखता है, ठीक है, रूस पर नजर रखता है। इसीलिए अगर यहां से कोई जहाज भी जाएगा तो ये तुरंत खबर दे देगा अमेरिका को, रास्ते में ही मार गिराएंगे, यानी अमेरिका पर तो पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर यहां से भी निकल के जाता है तब भी बता देंगे, क्योंकि अमेरिका तो इधर भी है, यहां पर है अमेरिका, तो यहां से भी बता देंगे। लेकिन अब क्या होता है, इससे रूस की चिंता बढ़ जाती है
और रूस कहता है कि हम इसके बंदरगाह को कैसे रोकें, यानी जो यहां पर ये रेडियो स्टेशन बना लेगा, हम पर नजर रखेगा और कल को फिर दिक्कत होगी, यानी हमें तो हरा देगा। तो इसीलिए रूस की चिंता बढ़ जाती है और रूस कहता है किससे मदद मांगे। तो अब चलते हैं हम अपने भारत और श्रीलंका के बीच। आपको यहां पर इस कहानी को थोड़ा सा पॉज देना है कि यहां पर रूस की चिंता बढ़ी हुई है, ठीक है, रूस की चिंता बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। यहां पर एक समस्या आपको समझनी है कि हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत है, इसके नीचे अगर आप देखें ये हमारा श्रीलंका है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो देखिएगा, ये जो आखिरी ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं जाफना। इसको हम क्या कहते हैं, जाफना। इसकी जो भूमि है, ये वाली ऊपर वाली भूमि और ये नीचे वाली जो मुख्य भूमि है, इसके बीच में एक पास बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटा दर्रा। याद रखिएगा, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा। अगर आपको बताएं कि ऊपर वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तमिल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और तमिल के जो लोग यहां रहते थे, तो श्रीलंका के जो लोकल लोग थे, सिंहली, वो इन पर अत्याचार करते थे और अत्याचार करते थे इस बात के लिए कि भाई ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम तमिली हो। चूंकि तमिलनाडु ये पड़ता है, आप जानते हैं, तमिलनाडु के कुछ लोग यहां पलायन करके भी पहुंचे होंगे। इनका मानना है जो श्रीलंका वाले हैं कि आप हमारे देश के नहीं हैं और इन पर अत्याचार किया करते थे। लेकिन अत्याचार कब तक चलेगा, वहीं से कुछ लोग हीरो बन करके बाहर निकलते हैं और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी और एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, LTTE। 1976 में ये संस्था बन जाती है जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ती है कि भाई हम इसी देश के हैं, तमिली हैं तो क्या हुआ, ठीक है। यही LTTE जब बनती है तो मदद मांगती है भारत से, और उस समय पर भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था राजीव गांधी। इनसे मदद मांगी जाती है कि भाई हम तमिली हैं और श्रीलंका सरकार हम पर इस तरीके की ज्यादती कर रही है। तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इनकी मदद की, इन्हें सपोर्ट किया और LTTE इतना पावरफुल बन गया कि वहां पर इसका एयरवेज हुआ, सैनिक हुए, आर्मी हुई, यानी पर्सनल सब कुछ हो गया। इतना अच्छा सपोर्ट हमारे भारत ने इसको दिया, ठीक है। तो LTTE को पनपा अपनी वजह से, लेकिन इसे सपोर्ट मिला भारत सरकार का, राजीव गांधी का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन LTTE अब धीरे धीरे वहां पर डिमांड करने लगी है कि भाई हमें अब अपना देश चाहिए, इसमें से एक देश अलग बनेगा। यानी श्रीलंका में देश डिमांड होने लगी है, एक देश आजाद होना चाहते हैं, वो एक देश बनवाना चाहते हैं, यानी श्रीलंका में से दूसरा देश। अब बताइए सिरदर्दी बनेगी कि नहीं? तो श्रीलंका सरकार की सिरदर्दी बनने लगी। पहले जागतियां होती थी, लेकिन बाद में अब LTTE अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और नकेल डाल दी इसने सरकार की नाक में। कौन सी? श्रीलंका की सरकार की नाक में। चूंकि अपना एयरवेज था, सब कुछ अपना था, बहुत ही पावरफुल ये बन चुका था। इसका जो हेड था उसका नाम था प्रभाकरण। LTTE का हेड प्रभाकरण, आप देख सकते हैं, ये प्रभाकरण है जो कि इसके हेड हैं, और बाकी इसका हमने यहां पर लोगो भी आपको दिखा दिया है LTTE का। आगे बात करते हैं भाई। अच्छा, यहां पर अगर आपको बताएं कि ये जो हमारा एलिफेंटा दर्रा है, ऊपर का जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा जाफना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से विवाद शुरू होगा, जाफना तमिल विवाद। तो जाफना तमिल विवाद क्या हुआ है? शुरू हो गया है और LTTE बन चुका है, ठीक है। लेकिन जब रूस का अगर आपको बताएं, रूस जो है, रूस कहता है कि भाई भारत आप हमारी मदद करिए, कैसे भी इस पूरे जो यहां पर हम्मन टोटा बंदरगाह बन रहा है, जिसमें कि अमेरिका रेडियो स्टेशन बनाएगा, इसको कैसे भी रुकवा दो। अगर आपने ये काम हमारा कर दिया तो जीवन भर हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। ऐसा कह रहा है रूस हमारे भारत से, क्योंकि भारत सपोर्ट करता है LTTE को, और LTTE नाक में नकेल डाल रखी है वहां की सरकार की में, इसीलिए मदद मांग रहा है। और भारत ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे इस समस्या को सुलझाने की। इन्होंने LTTE को और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वहां की सरकार
परेशान हो गई और कहने लगी कि अब तो शायद देश हमें बनवाना पड़ेगा। इसलिए अब भारत सरकार ने वहां की सरकार से बात की, तो भारत सरकार यानी उसकी जो सरकार थी श्रीलंका की, वो कहती है कि भारत सरकार आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इन्हें सपोर्ट मत करिए और इन्हें कैसे भी वापस ले लीजिए या इनको सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, जिससे कि हमारे श्रीलंका की जो समस्या है वो खत्म हो सके। भाई ऐसे में राजीव गांधी ने कहा ओके, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कि काम क्या है कि जो अमेरिका के लिए आपने एक बंदरगाह, रेडियो स्टेशन या एयरबेस बनाने के लिए दिया है, वो आप उसे नहीं देंगे, वापस भेज देंगे उसे। तो उसने कहा ठीक है, आप कैसे भी हमें ये जाफना और तमिल इलम की समस्या से निकाल दीजिए, हम आप जो कह रहे हैं हम वो कर देंगे। अब राजीव गांधी ने अपनी सेना भेजी और भारत की सेना जाती है कहां पर? श्रीलंका में। और एलटीटी जो इन्होंने पनपी थी, जिसे पहले सपोर्ट किया था, उस एलटीटी को मारना शुरू किया। किसने? भारत सरकार ने। भारत सरकार के प्रधानमंत्री उस समय पर राजीव गांधी थे। इन्होंने एलटीटी को पीटना शुरू किया, बहुत सारे लोग मारे गए एलटीटी के, और पूरी तरीके से कंट्रोल में करवा दिया वहां की श्रीलंका सरकार के में। एलटीटी का प्रभाकरण हेड था। जब उसने ये देखा कि उसने कहा कि ये तो हमारे साथ धोखा है, राजीव गांधी ने हमें पहले सपोर्ट किया लेकिन बाद में उसी ने खत्म भी किया, इसीलिए कुछ भी हो जाए हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। किसको? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को प्रण लिया मारने का, चूंकि इसने वो एलटीटी खत्म करवाया है, इसीलिए उसने प्रण ले लिया चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको? राजीव गांधी। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन रूस बड़ा एहसान मानता है कि आपने अमेरिका को वहां से भगाया है। वो जो वहां पर एयरबेस बना रहा था रूस पर नजर रखने के लिए, वो वहां से जा चुका है। रूस ने कह दिया है कि भारत तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो हमें बताना, इसलिए चाहे यूएनओ हो चाहे वैसे कोई चीज हो, सभी में व्लादिमीर पुतिन या फिर रूस हमारी मदद करता आया है। आप जानते हैं कि वीटो पावर में 5 कंट्री शामिल हैं, जिसमें रूस भी है, बट हमारा भारत नहीं है, हमें सपोर्ट करता है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। ये एलटीटी हमने बता दिया, समस्या आपको बता दी। जाफना तमिल समस्या इनकी क्या थी कि हमारे जो तमिल लोग हैं, ये तमिली, इनको तमिल मान करके कहा जा रहा है कि श्रीलंका में आप रहने लायक नहीं है। हालांकि इनकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम आपको वो सारी बातें बताते हुए चल रहे हैं जो एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, हालांकि बहुत कुछ है इनके बारे में। तो आपने यहां पर एलटीटी देख लिया। इसके बाद यहां पर आपको पिक्चर दिखा देते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, इलेक्शन के चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जब ये प्रचार करने जाते हैं तो प्रचार करते टाइम इनको एक व्यक्ति सैनिक मिलता है, और वो सैनिक जो होता है इनकी इस बात से नाराज होता है, इस पॉलिसी से नाराज हो जाता है। जो पॉलिसी क्या थी कि इन्होंने वहां पर आक्रमण करके लिट्टे को समाप्त किया, लिट्टे के लोग यानी सेना भेजी थी, सेना भेजने की वजह से ये नाराज था, और उसने जो बंदूक होती है उसका बट मारा है राजीव गांधी। ये परेड, ये एक गार्ड ऑफ ऑनर होता है, उसके लिए जाते हैं। और वहीं पर जब ये सैनिक अचानक से इनके पास होता है, ये जा रहे होते हैं, अचानक से इनके कंधे में ये बट लगाता है, मारता है। ठीक है, ये कहानी एक ये रही। हालांकि इसके बारे में बताएं, ये कौन है? 28 साल पहले विजिता रोहन विजमुनी गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान हमला कर दिया था। किस पर? राजीव गांधी पर। हालांकि अगर देखें उसके बाद हमारे इस श्रीलंका में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए। वैसे एक बार और जा चुके हैं मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है तो द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं गए थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो प्रधानमंत्री गए हैं वो कौन गए हैं? नरेंद्र मोदी। उसके बाद चाहे इंदिरा हो, मतलब उनसे पहले इंदिरा या उनके बाद राजीव गांधी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है, नरेंद्र मोदी गए हैं। यहां पर आपको दिखाएं कि जब ये इलेक्शन का प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो एक बच्ची आती है इनके पास और वो माला पहनाती है। वो बच्ची भी उड़ जाती है, फट जाती है, और ये भी उड़ जाते हैं। इनकी बॉडी का कतरा कतरा दूर हो जाता है, पहचान में नहीं आता। वहां पर इतना बड़ा, इतना भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इनकी बॉडी पहचान में नहीं आती है। मतलब इनको पहचाना जाता है, इनके हाथ में घड़ी होती है, वो घड़ी और इनका हाथ पहचान में आता है कि ये राजीव की बॉडी है। अदरवाइज बॉडी पहचानने लायक नहीं थी, चितड़े उड़ गए थे बॉडी के।
मतलब कि बॉडी पार्ट्स उड़ गए थे सारे। तो ये एक मानव बॉम्ब था। मानव बॉम्ब कहा जाता है कि ये जो काम किया है वो लिट्टे ने किया है, जैसा कि आपको बता ही दिया हमने। लिट्टे की सदस्य थी ये जिसने ऐसा किया था, ये हमने आपको बता ही दिया है। लिट्टे को इसका जिम्मेदार माना गया और लिट्टे को बाद में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और लिट्टे का सफाया भी किया गया, लेकिन लिट्टे बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। इसीलिए कहते हैं कि राजीव गांधी का जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है आपकी देश भर में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का कारण है कि इनका जन्म हुआ है 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था राजीव गांधी का। लेकिन अगर हम देखें कि इनकी जो डेथ हुई है वो 21 मई 1991 को हुई है। इनकी उम्र इस समय पर 46 ईयर थी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री यही राजीव गांधी थे। श्री प्रेम बडूर एक जगह पड़ती है, वहां पर इनकी ये डेथ हुई है। गांधी की स्मृति में आजकल सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस दोनों ही दिवस हम 21 मई को मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है। सारी नदियां हो या ज्योग्राफी हो या तमिल इलम समस्या हो, हालांकि हमने कुछ बातें जो करंट की हैं वो आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर वाला जो इशू है वो हम आपको करंट अफेयर के सेक्शन में बताएंगे। यहां पर जो स्टैटिक में या पुराने हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको कवर करा रहे हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न क्या है वो देखते हैं। वो प्रश्न हमारे क्या है, तो देखिएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो आप बता सकते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या है। ऑप्शन है आपके कोलंबो, कंदी, जयवर्धनम कोटे और गाले। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जयवर्धनपुरम कोटे इसकी राजधानी। आगे अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, यानी करेंसी आपको बतानी है। रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, युआन है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रुपया है। श्रीलंकन रुपया यहां पर करेंसी में चलता है, याद रखिएगा श्रीलंकन रुपया। एलिफेंट्रा दर्रा याद रखिएगा, वो मुख्य भूमि को जाफना से जोड़ता है, याद रखिएगा। जाफना इसका सबसे ऊपरी पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो जिसको हम बोलते हैं, पॉइंट पेड्रो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे महासागर का मोती इसे कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, और हिंद महासागर का मोती कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, श्रीलंका की स्वतंत्रता का वर्ष क्या है, कब ये स्वतंत्र हुआ, तो वही सवाल पूछ रहा है कि मतलब डोमिनियन स्टेट कब बना, स्वतंत्रता तभी मानी जाती है 1948 में। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका आप जानते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया है कि सिंहली है और तमिल है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिंहली और तमिल दोनों ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जातियों के बारे में और धर्मों के बारे में हमने आपको बता दिया है कि यहां पर सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आप जानते हैं कि श्रीलंका, जिसको श्रीलंका नाम 1978 में दिया गया, उससे पहले केवल लंका नाम जो है वो 1972 तक था। उससे पहले इसका नाम केवल सिलोन हुआ करता था। आप जानते हैं कि पाक जल डमरू मध्य के द्वारा हमारा ये श्रीलंका भारत से अलग होता है, ये भी आप जानते होंगे। हम जब आगे पढ़ेंगे कुछ पासेस वहां आपको बता देंगे, स्टेट वाटर स्टेट जब पढ़ेंगे वहां बता देंगे आपको। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो बताना है, तो आपको पीक बतानी है, पीक सबसे ऊंची कौन सी है। तो एडम्स पीक जिसको बोलते हैं वो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आप K2 या गॉडविन ऑस्टिन बताते हैं, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं कंचनजंगा है। उसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी एडम पीक। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आंसर हो जाएगा कोलंबो। कोलंबो यहां पर सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी आपको मैक्सिमम टेन्योर बताना है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति का कितना है। तो हमारे राष्ट्रपति का जितना है उतना ही उनका है, तो 5 साल उनके राष्ट्रपति का भी कार्यकाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका, महावली, काल नदी, गंगा या वेल्ला, याद रखिएगा महावली या महावली गंगा वहां की सबसे बड़ी लंबी नदी है।
अगला प्रश्न देखिएगा, आप अगला प्रश्न हमारा है वो है हमारा श्रीलंका का प्रमुख धर्म क्या है। तो श्रीलंका, व्हाट इज द मेजर रीजन इन श्रीलंका, रिलीजन जो है वो क्या है, धर्म क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन है इस्लाम, बौद्ध, हिंदू और ईसाई। मुझे लगता है कि आपने यदि ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है, आपने देख लिया है, समझ गए हैं, तो आप लिखिएगा, कमेंट करिएगा, या आप कमेंट करके हमें बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए बी सी डी में से जो भी आपको लगता है तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा और इसका आंसर टाइप करके आप कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हमें लगना चाहिए कि आप ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं। भाई अगर हम आगे बात करें कि अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई डाउट है, और आप इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे और आपका कोई सुझाव होगा उसको भी बहुत सीरियस लेंगे, तो कमेंट करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बहुत फायदे हैं कि जो भी लेक्चर हमारे अब आपको जो डिलीवर होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जा करके आप ऐट लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी पर हम पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर का पीडीएफ हो या अन्य कोई इंफॉर्मेशन हो, और डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में वहीं पर कराते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अन्य लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।